हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के बच्चों का जो 2026 में पेपर होने को है उसका डेट शीट आ गया है। सीबीएसई ने डेट शीट क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो आपका जो पेपर स्टार्ट होने को है वो कब से है? 17 फरवरी से। और सबसे फर्स्ट पेपर जो है आपका मैथ्स का ही है। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर मेरा फर्स्ट डे ही मैथ्स से है, क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि मैथ्स का पेपर क्या हो, बीच में हो या तो सबसे बाद में हो, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। बट इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, आपको फर्स्ट डे फर्स्ट में मैथ्स का पेपर ही दे दिया है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर आप कुछ मुझे इंपॉर्टेंट टिप्स बता दो जिससे हमारे पास अभी कितने मंथ बचे हुए हैं, 2.5 मंथ बचे हुए हैं, इसमें आप हमारी क्या होगी, तैयारी अच्छी हो जाएगी। किस किस बातों पे मैं ध्यान दूं, फोकस करूं कि हमारे नंबर क्या, स्कोर क्या हो जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। तो आज का जो कंप्लीट वीडियो होगा इसी के बेस पे होगा। हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है जो 2025 में आया था उसको क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2025 में जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर्स पे क्या करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्या। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ एक मोटिवेशन हो जाना चाहिए, ठीक। तो क्या कहते हैं कि किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती। किस्मत जो है, सबका किस्मत होता है, किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, उसे मेहनत की स्याही से और संघर्ष की कलम से लिखना पड़ता है। आज जितनी मेहनत करोगे कल उतनी ही ऊंची क्या करोगे, उड़ान भरोगे। कुछ समझा क्या कहता है? फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं कि किस्मत जो होती है वो लिखी हुई नहीं मिलती, उसे मेहनत की स्याही, ठीक है ना, पेन जो चढ़ती है स्याही से चढ़ती है ना, मेहनत की स्याही और संघर्ष की कलम से क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। आज जितना आप मेहनत करोगे कल उतनी ही ऊंची उड़ान भरोगे। बात सही है कि आज आप जितना भी मेहनत करोगे क्या होगा, आने वाला टाइम आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट आज यदि मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आप हो गए मोटिवेट, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, आज मैं आपके सामने 5 टिप्स बताऊंगा कि ऐसे आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। इस पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी जो 2.5 मंथ बच गया है इसमें आप कैसे पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी को पूरा थ्योरी पढ़ोगे पूरा, ठीक है। आपने पढ़ भी लिया होगा, बट क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। एनसीईआरटी को पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है। सबसे फर्स्ट टिप्स ये है कि आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आनी चाहिए थ्रू आउट, ठीक है ना, 1 से लेके जो चैप्टर 14 तक है, थ्रू आउट आपको एक एक क्वेश्चन बना लेना है। आप बना चुके होंगे, फिर से मैं बता रहा हूं कि एक बार फिर से बना लेना। हो सकता है बहुत दिन हो गया होगा तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकता है माइंड से हट गया होगा। तो आप क्या करो, सबसे फर्स्ट काम एनसीईआरटी को खत्म करना क्या है, बस आप बैठोगे 4-5 दिन में आराम से हो जाएगा। वैसे एक दिन में भी हो सकता है, बट मैं एक दिन में नहीं खत्म करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप 1 वीक इसको टाइम दो कि एनसीईआरटी को आप एक बार फिर से रिवाइज कर दो, उसके एक एक क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या क्वेश्चन जब बनाने जाते हैं तो उनको क्या होता है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। अब विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे।
कोई भी चैप्टर में ऐसा है कि विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन बना दोगे? ऐसा कोई जादू है? नहीं है। तो मैथ का क्या है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, जो कि बच्चों को याद नहीं होता है। वो क्या होता है, जब क्वेश्चन बनाते हैं अरे फॉर्मूला देखता हूं, नहीं, ये आदत यदि रहेगा तो पेपर में भी आपको वो फॉर्मूले माइंड से स्किप हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, 4 पेज का, 4 से 5 मैक्सिमम 5 पेज का एक फॉर्मूला सीट बना लेना है। वो बनाने में आपको कितना, 1 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटे या 1 दिन में बन जाएगा। ठीक है ना? तो आप 4-5 पेज का एक फॉर्मूला सीट बना लेना और उसको डे बाय डे, अब जब तक पेपर है 17 फेब को है ना, तब तक आपको उसको डे बाय डे रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा। ठीक है ना? फॉर्मूला देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो पेपर में भी आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। और उसको एक क्या होता है, डे बाय डे, जैसे मेडिसिन खाते हो ना, पर डे खाते हो, कोई खाता होगा ना पर डे, तो मेडिसिन का एक टाइम होता है। ऐसे ही फॉर्मूला को रिवाइज करने का एक टाइम फिक्स कर दो कि इस टाइम में मुझे क्या करना है, सारे फॉर्मूले को रिवाइज करना है। वो मुश्किल से 10 to 15 या मतलब 30 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है? क्योंकि याद ही हो जाता है ना। आप कोई भी चीज को कंटिन्यूअस आप 30 दिन तक पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं पूरा याद ही हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, याद करने की ही चीज है, उसके लिए कुछ शॉर्टकट है नहीं है। अब थर्ड में क्या है, ध्यान से देखना। थर्ड में है कि आप क्या करो, PYQ क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन CBSE के द्वारा पूछे गए हैं लेटेस्ट में, ये नहीं कि पुराने। ठीक है ना? पुराने पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो लेटेस्ट में आफ्टर जब NCERT रिवाइज हुआ है वो सिलेबस आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो, जो 4 to 5 इयर्स का PYQ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है? सॉल्व किया, उसके बाद क्या करो, मार्केट में कुछ सैंपल पेपर, अब सभी का नहीं, जो NCERT बेस्ड है, मार्केट में जो अच्छे पब्लिकेशन है उसके 10 to 15 सेट का एक खरीद लो। ठीक है? अब पर डे एक सैंपल पेपर को क्या करो, टाइम के साथ आप 3 घंटे का टाइम फिक्स करो कि इस 3 घंटे में मुझे देना है। ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, टेस्ट दो और उसके बाद उसको चेक करो। ठीक है? कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। जो क्वेश्चन सही नहीं है उसको छोड़ना नहीं है, उसको फिर से क्या करना है, टीचर की हेल्प से, या नहीं तो अरे नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप क्या करो, उसको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो आप जिस क्वेश्चन को छोड़ दिए हो सकता है नेक्स्ट पेपर में वो क्वेश्चन आपको आ जाए, तो फिर आपको क्या होगा, उस टाइम में भी नहीं बना था, उस टाइम में भी नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो बन गया आपका वो तो 100% सही है, जो नहीं बना उस पर फोकस करो। ठीक है? ऐसे आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेस्ट दोगे तो क्या होगा, आपके जो आप मिस्टेक कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप पेपर दोगे तो 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे या 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सेकेंड बार दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, तो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो नहीं बने हैं उसकी क्या हो गई, नंबर कम हो जाएगी। तो हो सकता है सेकंड में 8 क्वेश्चन नहीं बने, उसके बाद 5 क्वेश्चन नहीं बने, उसके बाद 4 क्वेश्चन नहीं बने। ऐसे करते करते जब आप एक दिन 14 to 15 सेट पे जाओगे तो आपके क्या होंगे, पूरे के पूरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ऐसा आप अभी से करो। ठीक है? अभी से करने से अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2.5 आवर क्या है, सफिशिएंट है, इतने में आप अच्छा कर सकते हो। ये तो मत सोचो कि पीछे आपने क्या किया, उस पर मुझे सोचना ही नहीं है। ठीक? जब आप जागे तभी से आप मेहनत करो। ठीक? हो सकता है ना अभी तक आप सोए होंगे, तो ठीक है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, अच्छे से नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे के बात हटाओ माइंड से, अब से मुझे ये करना है, इस पे फोकस करो। पीछे की बात सोचने से कुछ फायदा है नहीं, पीछे मेरा क्या टाइम खराब हुआ उसको सोच के क्या होगा।
अब आगे का टाइम मेरा खराब ना हो, उस पर मुझे फोकस करना है। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दो पूरा थ्रू। सेकेंड में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला शीट 4-5 पेज का बना लो अपने हैंड राइटिंग, किसी से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेट पे सब कुछ है, बट बच्चे पढ़ते नहीं है। जब हाथ से खुद से लिखोगे ना तो वो चीज अधिक समझ में आती है और पढ़ने में मन भी लगता है। दूसरे का चीज पढ़ा लिखा हुआ आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना कि आप खुद से उसको लिखोगे। तो आपको एक फॉर्मूला शीट खुद से बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद PYQ क्वेश्चन को करो 4 to 5 ईयर्स, कब? 2020 के बाद जो पेपर हुए हैं, ठीक है, उस PYQ को सॉल्व कर दो, ठीक। उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो टीचर की हेल्प से उसको सॉल्व करो, ठीक है। और एक एनसीईआरटी बेस्ड जो सैंपल पेपर 10 to 15 सेट का है वो खरीद लो, और डे बाय डे आप क्या करो। अब ऐसा नहीं है कि आज दिया फिर कर दिया, ऐसा मत दो। वीक में आप 2 टेस्ट दो, ठीक है, नहीं तो वीक में 1 ही दो, मंथ में 4, फिर भी आपके पास 2 मंथ में कितने हो जाएंगे? 8 सेट हो जाएंगे। अभी 15 डेज में 2 और दे दोगे तो हो जाएंगे 10, ठीक है ना। अब सबसे क्या है, फोर्थ टिप्स क्या है तुम्हारा, कि आप एक चीज देखो, मुझे उस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिसका पेपर में ज्यादा वेटेज है। ये बात समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी टिप्स बताया हूं उस सबसे भी ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आप देखो, मुझे पढ़ना कौन कौन चैप्टर है जिसका वेटेज सबसे अधिक है, वो मेरे पेपर में छूटना नहीं चाहिए, ठीक। अब एक चीज बताओ, कोई चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज 10 to 12 नंबर है, और कोई चैप्टर ऐसा है जिसका वेटेज 3 to 4 नंबर्स है, तो किसको ज्यादा फोकस करना चाहिए? जिसका वेटेज ज्यादा है। जिसका कम वेटेज है, बढ़ना तो वो भी चाहिए, जिसको पूरे में पूरा नंबर चाहिए 80 आउट ऑफ 80, उसके लिए तो सारा चैप्टर्स पढ़ना है। बट जिसका टारगेट है कि 70 to 80 आना चाहिए, 70 प्लस आना चाहिए, उसके लिए तो कुछ चीज छोड़ना भी चाहिए। कुछ हो सकता है ना, 1 to मतलब 14 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स सभी का क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, ठीक। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आप एक चीज देखो, उसमें से आप देखो कि किसका वेटेज सबसे अधिक है, उस पर ज्यादा फोकस करो। उससे क्या होगा, आपका नंबर बढ़ जाएंगे। अब एक कोई चैप्टर है जिसका वेटेज कम है, उसको बार बार आप किए जा रहे हो, क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो उससे क्या फायदा? आपके पास तो बहुत सारा चैप्टर्स है, उस पर आप फोकस कर लो कि ये मेरे से छूटना नहीं चाहिए। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप क्या करो, उस चैप्टर्स को ज्यादा टाइम दो। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजिंग, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप पढ़ रही है पूरा, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो गई, और टाइम कितना है पेपर में? फिक्स है 3 घंटा। 3 घंटे से 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दे सकता है? नहीं, 3 घंटे का 3 घंटे, ये तो टाइम फिक्स है। अब आपको आता है सब कुछ, बट आप जब पेपर देने गए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ठीक है। अरे सर मुझे आता था, बट पेपर में कम टाइम होने के कारण मेरा छूट गया। तो ठीक है, तो टाइम मैनेज कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको अभी से क्या करना है, 3 घंटे का आदत देना है, हैबिट बनाना है कि मेरे पास पेपर में 3 ही घंटे। ऐसा नहीं है, घर पे आराम से तुम टाइम दोगे तो आपके क्वेश्चन बनते हैं, बट जब पेपर देने जाओगे तो क्या होता है ना, आपका टाइम माइंड में सेट हो जाता है 3 ही घंटे, अरे अब 2 ही घंटे बचे हैं, अब 30 ही मिनट बचे हैं। उससे क्या होता है, आपके अंदर क्या होता है कि टाइम मेरा कम है, तो आता हुआ भी क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है, ठीक है। ये प्रेशर होता है, पेपर का प्रेशर हो जाता है कि आपको माइंड में एक घड़ी चलती रहती है कि अरे 3 ही घंटे देने हैं, इसमें से 1 घंटे हो गए, 2 घंटे बचे, 1 घंटे बचे, 30 मिनट बचा, 15 मिनट बचा। उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आता हुआ भी छूट जाता है, या
गलत बन जाता है। तो ये आदत अभी से आपको हटाना पड़ेगा, जब पेपर होगा उस दिन तक। तो इसके लिए बार बार क्या करना है आपको, एक टाइम 3 घंटे का सेट करके पेपर देना है, उस अकॉर्डिंग दोगे तो आप देखना, आप चाहना कि आपका जो पेपर हो 15 मिनट पहले ही खत्म हो जाए। उससे क्या होगा, आप 15 मिनट में पेपर को क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। ठीक है ना। आपने एक बात बताओ, बनाया सही बनाया कि नहीं बनाया, डबल क्रॉस चेक करोगे कि नहीं करोगे, उसके लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब पेपर में आपने जो किया वो सही लगता है, 2+3 कभी 6 भी हो जाता है, डिवाइड करने का मल्टीप्लाई भी हो जाता है, वो बताया ना। पेपर का क्या होता है, प्रेशर होता है माइंड में। ठीक है ना। उस प्रेशर को आपको यहीं से कम करना है। तो वो कैसे कम होगा, आप वो चीज घर पे ही बार बार करोगे तो पेपर जब देने जाओगे तो उसमें भी ये सब मिस्टेक नहीं होंगे। तो टाइम मैनेज करना है। ठीक है, आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो ये मैथ में सिंप्लीफिकेशन है, इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको क्या करो, कम करो। ठीक, आपने क्वेश्चन पूरा बनाया, एक क्वेश्चन कोई 5 नंबर का है, आपने पूरा कंसेप्ट यूज किया सही से, कहीं पे आप छोटा सा मिस्टेक कर दिए तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। स्टेप मार्किंग के तो नंबर मिलते हैं, बट पूरे का पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा आपके कुछ नंबर। तो वो छोटा छोटा आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, स्पीड में करना है, कुछ चीजों को याद भी कर लेना है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करने में हो सकता है तुमसे मिस्टेक हो जाए, बट मुझे यदि याद है 15 का स्क्वायर 225, सही है ना, नहीं सही है। अब 19 का स्क्वायर 361, ये सब आपको याद होनी चाहिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर कम से कम 30 तक तो याद ही होनी चाहिए, क्यूब भी याद होनी चाहिए 10 तक का, नहीं तो 15 तक का तो याद ही होना चाहिए। यदि नंबर का स्क्वायर क्यूब याद है तो उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन जो है वो उस टाइम क्या करेगा, आपको टाइम बचाएगा। अब मैथ में सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है ना। वो टीचर ये नहीं देखता है कि 15 का स्क्वायर 225 कैसे आया, देखता है नहीं ना, वो बस 15 का स्क्वायर कहीं पे है तो 225 लिखना है, कैसे आया, मल्टीप्लाई किया कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, ये चीज नहीं देखता है। ठीक है ना। तो आपको कुछ क्या करना है, जो छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन है उसको आपको, जैसे टेबल है, कोई बच्चा क्या करता है, किसी बच्चे को टेबल याद ही है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब कोई पूछेगा 15 9 जा कितना होगा, किसी को याद है फटाक से लिख देगा, बट कोई बच्चा क्या करेगा 15 × 9 मल्टीप्लाई करेगा, हो सकता है उसमें 15 9 जा वहां पे मिस्टेक भी कर दे। बट आपको यदि टेबल याद है तो कम टाइम में आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज क्या होगा, आप क्या करो, अभी से क्या करो, टाइम फिक्स करके 3 घंटे पेपर दो। उससे क्या होगा, आपको एक टाइम मैनेज हो जाएगा। और ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक है इसको कम करो। ठीक है। तो आज ये 5 पॉइंट्स पे आप ध्यान दो, देखना आपके जो पेपर होंगे उसमें ये बहुत फायदा करेगा आपको। ठीक है। अब बढ़ते हैं। हाँ, 4th पॉइंट में जो मैंने बताया आपको कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस पे मुझे फोकस करना है। ठीक है ना। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उस पे अधिक फोकस करना है। तो अब देखो आपके जो चैप्टर वाइज वेटेज है आपके नंबर के, वो कैसे हैं वो देखो। नंबर सिस्टम जो है, नंबर रियल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम में ही आता है। उससे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या आता है, पोलिनोमियल्स आता है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और एपी आता है। मतलब सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इससे कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 2-3 फॉर्मूले से सारा चैप्टर बनता है, 6 नंबर के आते हैं। ठीक है। अब ज्योमेट्री में आ जाओ। ज्योमेट्री में तुम्हारा ट्रायंगल्स है, सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इससे कितना आता है? 15 नंबर का आता है। उसके बाद क्या है? ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, मतलब जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इससे कितना नंबर आता है? 12 to 15 आता है, बट मानो कि 12 ही नंबर आते हैं। ठीक है। 2 चैप्टर से आपका 12 नंबर आता है। ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन क्या हो गया? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उससे कितने आते हैं? 10 नंबर आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टैट और प्रोबेबिलिटी से कितने नंबर के आते हैं? 11 नंबर के आते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे सर किस पे ज्यादा फोकस करो? तो देखो मैं बता रहा हूं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ट्रिगो को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वेटेज अधिक होता है। ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, उस पे आपके 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और इसको इस चैप्टर नंबर 8 और 9 मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी इसी पे डिपेंडेड है। तो ये 2 चैप्टर से आपको 12 नंबर आ गया, तो इसको तो पढ़ना ही है आपको। उसके बाद देखो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है, इससे आसान क्वेश्चन पूछता है। एक प्रूफ पूछता है कि आप इरेशनल नंबर प्रूव करो, एक एमसीक्यू भी पूछ देता है। तो मतलब 5 to 6 नंबर के पूछते हैं, ये भी बहुत आसान है। उसके बाद देखो ये जो अलजेब्रा है, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ठीक है ना, ये भी सारा फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी आसान है। 20 नंबर यहां से आ जाएंगे आपको। तो देखो 12 नंबर हुआ, उसके बाद 6 नंबर हो गया, ये 20 नंबर हो गया, तो कितने नंबर हो गए? 38 नंबर के तो हो गए, मतलब कहीं ना कहीं आधा पेपर तो हो गया तुम्हारा। और ये सारे चैप्टर्स आसान है कि नहीं? अब एक बात बताओ, चैप्टर 1 से 5 तक जो चैप्टर्स हैं सब आसान है। चैप्टर 5 तक क्यों, 6 भी कहो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी कहो तुम, मतलब 44 नंबर्स का चैप्टर 1 से 6 तक सारा फॉर्मूला बेस्ड है। या कंसेप्ट भी है तो बहुत कम कंसेप्ट है इसमें। तो आपके आधा नंबर तो यही, मतलब आधा पेपर जो हुआ इसी चैप्टर से आपके बन गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, ये भी आसान है। अब ध्यान से देखो बच्चे कहां पे, बच्चे को और क्या आसान लगता है? हाँ, स्टैट और प्रोबेबिलिटी, 2 चैप्टर्स 10 to 11 नंबर्स, ये भी बहुत आसान हो गया। 55 नंबर तो आ गया आपका। ठीक है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को क्या होता है, थोड़ा सा परेशानी होता है। वो चैप्टर्स क्या है? तो वो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें बच्चे को थोड़ा सा परेशानी होती है। ठीक। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, इसमें भी क्या है, सारा फॉर्मूला कंसेप्ट मतलब बेस्ड है, ये भी आप कर लोगे। उसके बाद तो 55 और 10 मतलब 65 नंबर तो हो गए। तो अब आपके चैप्टर्स बच गए ट्रायंगल, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, जिसमें 15 नंबर के पूछते हैं। तो आप एक चीज बताओ, ट्रायंगल्स बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगता है जिसके एमसीक्यू नहीं बने। उसमें क्या है, 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाना है, बीपीटी थ्योरम एक तो प्रूफ ही पूछता है, तो आप बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसी का नाम बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी थ्योरम को प्रूव करना सीखो, वो क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे होता है उसका कंसेप्ट सीखो। तो आपके
जो ट्रायंगल्स चैप्टर है इसमें 6 to 7 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके 4-5 नंबर आ जाएंगे आसानी से। उसके बाद बच्चे को सर्कल में प्रॉब्लम होता है, बट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये तो आसान है कि नहीं है बताओ? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, यही पढ़ना है ना, तो वो तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं एरिया हो जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं यहां से आप 10 नंबर और गेन कर लोगे, तो आपके 75 तो आसानी वे में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बताया। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको चैप्टर 1 से लेके कहां तक आनी चाहिए? 6 तक। आसान है, कंसेप्ट भी आसान है, बच्चे बनाते भी हैं, तो इसको तो छोड़ना नहीं है 1 से लेके 6 तक। अब आता है ट्रिगो को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि उसके बेस पे और भी एक चैप्टर है एप्लीकेशन, और इसका वेटेज भी ज्यादा है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद 13 और 14 चैप्टर स्टैट और प्रोबेबिलिटी, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं, आसान होते हैं, तो इसको भी आपको पकड़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आप 9th में भी पढ़ के आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स दे देगा, वहां पे क्या होता था, मतलब क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, कोन पढ़ा। यहाँ पे क्या देगा आपको, 2 सॉलिड्स को या 3 सॉलिड्स को कंबाइन कर देगा, उसके बाद पूछेगा। 10th में वही है, तो ये भी आसान है। उसके बाद ज्योमेट्री में आपको कौन सा 2 चैप्टर्स पढ़ना है, होता है 3, ट्रायंगल्स, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ट्रायंगल्स तो आसान है, उसमें एक तो थ्योरम ही पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्या, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क भी पूछता है। ठीक है, तो इसके बेस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपके 75 तो कंफर्म हो गया। अब बच गया 5 नंबर, तो 5 नंबर में ऐसा भी नहीं है कि आपके नहीं बनेंगे, एमसीक्यू भी तो होता है, तो आपके 75 नंबर आ जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। इस हिसाब से आप चैप्टर्स, हाई वेटेज चैप्टर्स को तैयार करोगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब ये जो है ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन है पेपर, उसके बेस पे ये मैं एनालिसिस किया हूं कि कौन सा चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के आए थे। ठीक है ना, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है मेरा। वो तो मैंने चैप्टर्स वाइज बताया हाई वेटेज, इसके अकॉर्डिंग भी आप देखना कि उसी चैप्टर का हाई वेटेज है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपके जो चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 14 तक हैं। ठीक, अब जो पेपर पूछता है आपका कितने सेक्शन में पूछता है, A, B, C, D और E, मतलब पूरा पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। A में क्या होता है, सेक्शन A में आपके MCQ पूछते हैं 1 से लेकर 20 तक। इसमें क्या होता है ना, सारे चैप्टर जो 14 हैं उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, सेक्शन B में जो है 21 से लेकर 25 तक, मतलब 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के पूछते हैं, 2 मार्क्स पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C जो है तुम्हारा वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्या होता है 26 से 31 तक होता है। ठीक, उसके बाद 32 से 35 तक जो क्या होता है सेक्शन D होता है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। और 36, 37 और 38, मतलब 36 से 38 तक ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था ये MCQ में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 9 नंबर पूछा था और 14 नंबर पूछा था। MCQ अभी मैंने बताया 1 से लेके कहां तक होता है, 20 तक होता है। तो कहीं ना कहीं 6 क्या होगा, MCQ में आएगा, 9 जो है MCQ में आएगा, 14 आएगा कहां आएगा, वो भी MCQ में आएगा, और 29 जो है
29 कहां मैंने बताया 26 से लेकर 31 तक सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 एमसीक्यू पूछा है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल कितना हो गया आपका 6 नंबर के हो गए। तो मैंने बताया था ना जो नंबर सिस्टम में उसके वेटेज कितने हैं 6 नंबर है। तो ये आसान है। अब आ जाओ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। जो ये तुम्हारा क्वेश्चन 1 और 10 है एमसीक्यू है, 22 जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो टोटल कितने नंबर के पूछे 4 नंबर्स के। मैंने बताया था ना अलजेब्रा का वेटेज भी ज्यादा होता है। तो आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो चैप्टर है ये किसके अंदर आता है अलजेब्रा में आता है। तो आपके 4 नंबर्स के सेकेंड चैप्टर हो गए। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 3। क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पढ़ना है। यहां पे पेयर कर गए ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसीक्यू पूछा है और 32 जो है 32 से 35 तक ये 5 नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या हो गया आपका जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था वो एमसीक्यू पूछा था और 32 जो है 5 मार्क्स के। तो ये टोटल कितने नंबर के हो गए 6 नंबर का। तो देखो 2 ही चैप्टर से आपका 10 नंबर आ गया, नहीं आ गया। चैप्टर 2 और 3 से कितना आ गया 4 + 6। ये आया नहीं, आया हुआ था ये मैं बता रहा हूं। तो ऐसे ही आने की संभावना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, ये सिखाता है कि पेपर ऐसे पूछे थे, आगे भी ऐसे पूछने की संभावना है, ठीक है ना। 100% नहीं, वो PYQ को देख के कि CBSE 5 इयर्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उस पे एनालिसिस होता है कि आगे जो 2026 में जो पेपर होगा इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। अब पेपर पूरा डिफिकल्ट कर दे वो तो दूसरी बात है, बट जो इसका पैटर्न है उसके हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 34 है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। ये एपी जो है, एपी का क्या है क्वेश्चन नंबर 11 और 36। अब 11 जो है एमसीक्यू है और 36 जो है कौन सा है मैंने बताया था ना 36, 37 और 38 ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है। तो 5 नंबर के। ऐसे ही आप पूरा देख लो। ये जो ट्रायंगल्स है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8, 24 मतलब 2 नंबर के, 33 कितने हो गए 5 नंबर के। तो टोटल 8 नंबर का। ट्रायंगल से कितना पूछा था देखो PYQ में 8 नंबर का पूछा था। तो सबसे आसान है, बच्चे इससे डरते हैं पर डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। अब मैं जो बता रहा हूं BPT आप पढ़ लो अच्छे से, थ्योरम प्रूव करना, वो पेपर में बार बार आते हैं। तो 1, 2, 5 नंबर के उसी में आ जाता है। उसके बाद 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं उसका कंडीशन पढ़ लो। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 28 कितने नंबर के पूछे थे 6 नंबर। मैंने बताया भी था कोऑर्डिनेट से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आ जाओ ट्रिगोमेट्री। कितना क्वेश्चन नंबर 4, 5, 21, 27 कितने नंबर के 7 नंबर के। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ये 4, 5 एमसीक्यू है, 21 2 नंबर के क्वेश्चन है और 27 3 नंबर के हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि पूरा सेक्शन 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। 1 से 20 तक 1 नंबर, 21 से 25 तक 2 नंबर, उसके बाद 26 से 31 3 मार्क्स और 32 से 35 5 मार्क्स, 36 से 38 केस बेस्ड स्टडी 4 मार्क्स, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 और 38 आया था, मतलब 5। तो टोटल देखो 12 नंबर के आए कि नहीं आए। उसके बाद देखो सर्कल से कितना आया था 7, 16, 25, 26 7 नंबर के। मैंने बताया था ना सर्कल से जो आता है 5 to 6 नंबर का आता है। ये आपको नहीं भी आता है, आता क्यों नहीं है, आपने तो पढ़ा है ना, 2-3 भी क्वेश्चन तो बनेंगे ही
7 नंबर के पूछते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से देखो 15, 18, 37 6 नंबर के, मैंने बताया था ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, बस 2 फॉर्मूला याद रखना है, उससे आपको बनाना है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से देखो, हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वेटेज पिछली बार कम था, 40 नंबर का पूछा था, 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स का, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। स्टैट से देखो क्वेश्चन नंबर 12, 35 कितना आया था, 6 नंबर का आया था। प्रोबेबिलिटी से देखो 13, 19, 31 5 नंबर, तो मैंने ये बताया था ना, यहां से 11 मार्क्स। उसके बाद इस दोनों को ऐड कर दोगे 12, उसके बाद 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके 5 तक देखो, हाँ 1 से लेके 5 तक देखो। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेट से 6 नंबर का, तो ये सब हाई वेटेज चैप्टर्स, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। समझ में आया, बढ़ते हैं अपने। अब देखो, अब जाते जाते फिर से एक बात मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मोटिवेशनल लाइन फिर से मैं आपको बताता हूं कि अपनी जो है कंपेयर आप किसी से मत करो। क्या करना है, अपनी कंपेयर आप किसी से मत करो। क्यों? क्योंकि सब डिफरेंट है, ठीक है ना। जो भी यहां पे जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के क्या है, डिफरेंट है, कोई समान नहीं है। तो आप अपनी कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि सन और मून की जो चमक होती है वो एक बार एक मिनट रुकना, क्या कहते हैं कि अपनी आप कंपेयर किसी से मत करो, क्योंकि सन और मून की चमक का समय डिफरेंट होता है। बात सही है कि आप अपनी कंपेयर किसी से मत करो। क्यों? क्योंकि सन जो है और मून जो है उसका चमकने का समय जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सन जो है दिन में चमकता है और मून जो होता है रात में चमकता है, ठीक है ना। बस अपनी समय का इंतजार कीजिए और मेहनत जारी कीजिए, ठीक है ना। आपको बस क्या देखना है, समय का इंतजार करना है और आप अपने मेहनत को जारी रखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स बताया कि किस अकॉर्डिंग आपको पेपर की तैयारी करनी है। इस अकॉर्डिंग यदि आप पेपर के तैयारी में लग जाते हैं तो आई होप कि आपके क्या होंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, जाते जाते यदि आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि वो भी वीडियो को देख के क्या हो, कुछ सीखें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।